लगातार इंटरनेट का डिसरप्शन है, इसकी वजह से शुरू नहीं कर पा रहा, लेकिन अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ठीक रहेगा। हमने पिछली बार जहां बातचीत खत्म की थी, मैंने ये कहा था कि हम लोग आगे नोम चॉम्स्की और उनके साथ के डेविड हरमैन के दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे कि दिमागी नियंत्रण की कला कैसे विकसित की गई। एक चीज पहले प्राथमिक तौर पर समझनी बेहद जरूरी है, वो ये कि हिंदुस्तान में और विदेशों में, हिंदुस्तान में खास तौर पर मीडिया का एक रूप वह है जो कि जहां रिपोर्टिंग होती है, ईमानदारी से रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग की एडिटिंग होती है, तथ्यों का जिसे कहें कि एक तरह से पुष्टि की जाती है, जानकारी करने की कोशिश की जाती है कि सही लिखा है गलत लिखा है, और चीजें सही सटीक ढंग से पेश हों इस पर नजर रखी जाती है, और ये सही भी है। लेकिन पिछले 7-8 साल में जो चीज विकसित हुई है वो बहुत खतरनाक चीज विकसित हुई है कि उसने ये जो पूरा का पूरा जो मीडिया का एनवायरनमेंट है, वो पूरा का पूरा मीडिया के एनवायरनमेंट पर ये जो अनुदारवादी मीडिया है, ये कंजर्वेटिव मीडिया है, उसका माहौल पूरा हावी हो गया है। हम भूल ही गए हैं, अभी हम भूल ही गए कि रिपोर्टिंग होती है तो रिपोर्टिंग में उसकी एडिटिंग भी होती है, तथ्यों की जांच पड़ताल भी होती है, उसके बाद में हम लोग रिपोर्ट करते हैं, वो छपती है। यानी ईमानदार रिपोर्टिंग कैसी हो, सत्यनिष्ठ रिपोर्टिंग कैसी हो, ये हम एक सिरे से भूल चुके हैं। कुछ ही लोग हैं जो अब इस काम में लगे हुए हैं। ये जो कंजर्वेटिव मीडिया, इसने सबसे बड़ा नुकसान क्या किया है, ये इसका नुकसान नहीं है कि उसने मनमोहन सिंह को हरा दिया, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। ये भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि उसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा दिया, ये बहुत छोटी सी चीज है। कोई प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, ये आते जाते रहते हैं। इस कंजर्वेटिव मीडिया ने सबसे बड़ी क्षति यह की कि उसने मीडिया के पूरे वस्तुगत वातावरण को नष्ट कर दिया, ईमानदार और सत्यनिष्ठ वातावरण को नष्ट कर दिया। यह इसने सबसे बड़ी क्षति की है इसकी। हमारे यहां यह परंपरा रही है, अभी भी है। मीडिया में एक रूप वह भी है जहां अगर मीडिया से कहीं रिपोर्टिंग में गलती हुई है तो मीडिया अपनी गलती मानता है, उसे दुरुस्त करता है, उसका करेक्शन करता है, माफी मांगता है, और निगरानी रखी जाती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन अब तो मीडिया में इस तरह की खबरों की और इस तरह के वातावरण की जो है बाढ़ आ गई है कि अब गलतियां तो कोई देखता ही नहीं है, गलतियों के दुरुस्त करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक घटना बता रहा हूं मैं आपको। मेरे खिलाफ एक माध्यम के लोगों ने, हिंदी और बांग्ला के अखबारों ने, दो बड़े अखबार, हिंदी का सबसे बड़ा अखबार और बांग्ला का सबसे पॉपुलर अखबार, उन्होंने मेरे खिलाफ में एक झूठी खबर छापी और संयोग से फ्रंट पेज पर छापी। हिंदी का अखबार का नाम था जागरण और बांग्ला के अखबार का नाम था आजकल। यह घटना आज से करीब 20 साल 22 साल पहले की है, 23 साल पहले की। मैंने दोनों ही अखबारों के संपादकों को नोटिस दिया और कहा कि यह आपने गलत किया है। उनके रिपोर्टर आए, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई है, आप जो कहेंगे हम आपकी बात भी छापेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं छपवाना, मुझे अपना पक्ष नहीं छपवाना, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अखबार जो आपने गलती की उसके खिलाफ में क्या एक्शन लेता है। जो सबसे करप्ट अखबार है आज, सबसे बदनाम अखबार है जागरण,
जागरण अखबार ने अपने उस संवाददाता को नौकरी से निकाल दिया। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि जागरण अखबार में बड़े पैमाने पर और दूसरे अखबारों में बड़े पैमाने पर, जो कंजर्वेटिव अखबार है, बड़े पैमाने पर ऐसी चीजें छप रही हैं जो कि अप्रामाणिक हैं, जो अवैध हैं, और रोज छपती हैं। वो फ्रंट पेज से उतरती नहीं है। वो ना अखबार का संपादक माफी मांगता है, ना पाठक माफी मांगते हैं, ना उनके लेखक कभी उस पर लिखते हैं, ना उनके यहां कभी कोई उसकी मीमांसा छपती है। जो कंजर्वेटिव मीडिया, उसकी खूबी क्या है? उसकी खूबी है कि असंशोधित झूठ। पहले एक जमाना था संशोधित झूठ छपता था, लेकिन अब तो यह झूठ को भी करेक्ट नहीं करते, अनकरेक्टेड झूठ सीधे छपता है और सर्कुलेट होता है। अनकरेक्टेड जो झूठ है या असंशोधित झूठ है जो छप रहा है, वह फिर सर्कुलेट होता है। तो जो सर्कुलेट करता है वह उस झूठ में और झूठ ऐड करता है। तो एक मजेदार मतलब परिवेश तैयार कर दिया है कि पहले आप झूठ लिखें और फिर झूठ को फिर लोग और मिर्च मसाले देके आगे बढ़ाएं। मसलन पहले कुछ वेबसाइट हैं जहां पहले खबर आती हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेज हैं जहां पहले मैसेज आते हैं, सुबह एजेंडा तय हो जाता है कि आज अगले क्या चल रहा है, दिन भर चलता है। वो सारा मीडिया जो है वो टेलीविजन में खासतौर पर उसे चलाता है। यानी अनकरेक्टेड झूठ या असंशोधित झूठ या फेक एजेंडा वो पहले तय करके दे दिया जाता है और उस फेक एजेंडे का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, सिर्फ उसे चलाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना आप इसे चलाएंगे, जितना आप इसे दिन भर रिपीट करेंगे, यह उतना ही जेहन में पुख्ता बनेगा। फ्रेडरिक एंगल्स ने फायरवर्क की आलोचना करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जो हमारे काम की बात है। मार्क्स एंगल्स से लोग नफरत जो करते हैं वो करें, लेकिन मेरे पास नफरत करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। एंगल्स ने जो बात कही थी जो आपके भी काम की है, एंगल्स ने कहा था जब कोई विचार जन्म लेता है और वह व्यवहार में आ जाए, यानी कम्युनिकेशन में आ जाए, तो वह विचार भौतिक शक्ति बन जाता है, उसे आप आसानी से अपदस्थ नहीं कर सकते। जब आप झूठ का उत्पादन करेंगे, उसे संप्रसारित करें, झूठ आपकी डायरी में रहे वहां तक ठीक है, आपके मन में रहे वहां तक ठीक है, दो लोगों के बीच में बातचीत हो वहां तक भी वो कम नुकसानदेह है। लेकिन जिस समय झूठ को आप मीडिया में, पब्लिक कम्युनिकेशन में आप डालेंगे, एक से अधिक लोगों के कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाएंगे, तो वह झूठ फिर झूठ नहीं रहता, वो एक भौतिक शक्ति बन जाता है। हमने पलट के देखा ही नहीं कि ये झूठ जो बोला जा रहा है वो झूठ किस तरह का है, क्या है। एक झूठ था जो कई दशक तक बोला गया। क्या झूठ था? सारे मीडिया ने लिखा, अधिकतर मीडिया के लोगों ने फ्रंट पेज पर छापा, नेताओं ने अपनी मीटिंगों में जिसे बोला, लाखों करोड़ों लोगों से उसके ऊपर वोट मांगे गए। सबसे बड़ा झूठ क्या था? इस सदी का सबसे बड़ा झूठ कौन सा था?
जिसने इस हिंदुस्तान को पामाल करके रख दिया। आज हिंदुस्तान जिस नरक के द्वार पर खड़ा है वो उस झूठ की वजह से खड़ा है। और झूठ क्या था? यह झूठ बोला गया कि बाबर ने राम मंदिर तोड़ा। 70 साल लगे हिंदुस्तान की अदालत को तय करने में और बताने में। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस बात को अपने जजमेंट में दर्ज किया कि बाबर ने कोई राम मंदिर नहीं तोड़ा था। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था। अब आप सोचिए, आप 70 साल तक एक झूठ में मजा लेते रहे, आपको मालूम ही नहीं था कि वो झूठ था, आप मानते रहे कि कह रहे हैं तो सच ही होगा। कितने झूठ थे उसमें। कुछ देर के लिए भूल जाइए कि जजों ने क्या जजमेंट दिया, उसका निष्कर्ष क्या, मंदिर बनाने का जजमेंट दिया कि नहीं दिया। लेकिन मेरे लिए झूठ के लिहाज से वो जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि उसने झूठ को बेनकाब भी किया है। तो कंजर्वेटिव मीडिया की सबसे बड़ी जो कमजोरी है, जो सबसे बड़ी जो खूबी है, वो ये है कि वह झूठ को पहले परोसता है और फिर उसे संप्रसारित करता है और फिर उसके पाठक उसमें और ऐड करते हैं और फिर वो एक भौतिक शक्ति बन जाता है। एंगिस ने जो कहा था ना, जब एक बार विचार पैदा होता है और वह व्यवहार में आ जाता है तो वह एक स्टेज के बाद में वह भौतिक शक्ति बन जाता है। वह अपने जहां से शुरू किया है वहां से वो अपने को अलग कर लेता है। राम मंदिर ही नहीं, लेकिन वो एक भौतिक शक्ति बन गया क्योंकि हमने उसे लगातार इतना बोला, इतना समझाया कि जज भी कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं था वहां, राम मंदिर नहीं तोड़ा गया। लेकिन अब राम मंदिर बनेगा कैसे? एक विचार पैदा होने के बाद में वह भौतिक शक्ति बन जाता है। उसे अपदस्थ करना आसान नहीं होता। इसलिए कम से कम खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते झूठ न बोलो। एक अन्य पहलू है जिसको कि हमने आपके नोटिस में रखा था पिछली बातचीत में कि 2G स्कैम सबसे बड़ा झूठ था, लेकिन हम लोगों ने मान लिया था कि 2G स्कैम हुआ है। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कंजर्वेटिव मीडिया की खूबी यह रही है कि वह लगातार झूठ का प्रचार करता है। पहले ये होता था, गलत खबर होती थी तो उसको हटा देते थे, उसको लिए माफी मांगते थे। लेकिन अब झूठी खबर, असत्य खबर हटाई नहीं जाती, वेबसाइट पर रहती है, बनाए रखते हैं हम लोग। हम लोगों ने कोशिश ही नहीं की कि झूठी खबर हटा दी जाए। बड़ी गहरी चुनौती है। और ये कहां से आ रही है? अब हम थोड़ा सा जो डेविड हरमैन और चॉम्स्की ने जो बात कही थी, हम उसकी तरफ आते हैं। उसके दो एक पहलुओं पर हम बात करते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज आप लोगों ने काफी मुझे वैसे समय दिया और मैं इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं ये जो नया जो मीडिया का परिदृश्य है, इस नए मीडिया के परिदृश्य में जो सबसे बड़ी चीज है जो 1990-91 के बाद घटित हुई है। 1990-91 के पहले स्थिति यह थी कि अखबार में खाली कुछ व्यापारिक घरानों का निवेश था और स्वामित्व था, और वो भी बड़े अखबारों में। टेलीविजन सरकार के हाथ में था, रेडियो सरकार के हाथ में था, और भी माध्यम सरकार के हाथ में थे। लेकिन जब नव्य उदारीकरण आया तो नव्य उदारीकरण अपने लिए एक बड़ी चुनौती और समस्या लेकर आया, जिसकी तरफ हमने कभी गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया, अभी तक ध्यान नहीं दिया। हम एकदम रसातल में पहुंच गए, लेकिन अभी भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। 1990-91 तक कि
हमारे यहां हॉलीवुड की फिल्में जब आती थी तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी स्क्रीनिंग के लिए। सरकार साल में 6, 7, 8 फिल्मों की, मैक्सिमम 7 फिल्मों की परमिशन देती थी, हॉलीवुड फिल्में दिखाई जाती थी हॉल में। लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार ने पहला एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हॉलीवुड की फिल्मों के लिए अब उस तरह से परमिशन की जरूरत नहीं है, आप लाइए, दिखाइए, ले जाइए। सो हॉलीवुड की फिल्मों के लिए एक फ्लड गेट खोल दिया गया। यह दिमागी नियंत्रण कहां से शुरू होता है? दिमागी नियंत्रण यहां से शुरू नहीं होता कि आपका चैनल का कौन मालिक है। दिमागी नियंत्रण यहां से शुरू नहीं होता कि आपके प्रोपेगेंडिस्ट साइबर सेल के लोग कितने ताकतवर हैं। दिमागी नियंत्रण की नींव रखी जाती है विज्ञापन कंपनियों के जरिए। 1990-91 तक हिंदुस्तान की विज्ञापन कंपनियां स्वतंत्र थीं और भारतीय थीं। पहली बार पूरा पैराडाइम शिफ्ट होता है और धीरे 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 भारतीय विज्ञापन कंपनियों का स्वामित्व परसेंटेज के हिसाब से बिकना शुरू होता है और एक एक करके सारी विज्ञापन कंपनियां विदेशी बहुराष्ट्रीय विज्ञापन कंपनियों के हाथों बिक जाती हैं या उनके स्वामित्व में चली जाती हैं। बस वह जगह है जहां से कि आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में दिमागी नियंत्रण के बीज वपन किए गए। बहुराष्ट्रीय विज्ञापन कंपनियों के बिना आप कहीं पर भी दिमागी नियंत्रण नहीं कर सकते। आज हिंदुस्तान का समूचा मीडिया विज्ञापन पर निर्भर है और विज्ञापन कंपनियों पर निर्भर है और विज्ञापन कंपनियों का स्वामित्व बहुराष्ट्रीय विज्ञापन कंपनियों के हाथ में है, जो मीडिया इंपीरियलिज्म का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारे देश में सबसे पहले विज्ञापन कंपनियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों बिकना शुरू हुआ, उसके बाद में टेलीविजन का स्पेस बिका, उसके बाद में रेडियो का स्पेस बिका, उसके बाद में साइबर का स्पेस बिका। अब तो खुला खेल फरक्कावादी है। जो ताकतवर है उसका कम्युनिकेशन है, जो ताकतवर नहीं है उसका कम्युनिकेशन नहीं है। क्या कहा गया था हमसे यह कहा गया था कि ये जो कंपनियां आएंगी, भारत में सिर्फ एक ही चैनल था, डीडी, दूरदर्शन से समाचार देखते थे। बार बार यह कहा गया कि दूरदर्शन के समाचार पक्षधर समाचार होते हैं, एक पक्षी समाचार होते हैं, वहां कोई वस्तुगतता नहीं होती है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वगैरह वगैरह। और सच्चाई को जानने के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, लोकतंत्र के विकास के लिए विभिन्न अलग से स्वतंत्र चैनलों की सख्त जरूरत है। और इसकी सबसे ज्यादा वकालत जिस पार्टी ने की, भारतीय जनता पार्टी। आज वही पार्टी सबसे ज्यादा चैनलों का दुरुपयोग कर रही है। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा यह कहा था कि चैनलों के आने के बाद में खबरें और भी ज्यादा मिलेंगी, खबरें विस्तार से मिलेंगी, आप कल्पना कीजिए, न्यूज चैनलों के बाढ़ आने के बाद क्या खबरें ज्यादा आने लगी हैं? क्या खबरें रियल टाइम में आने लगी हैं? क्या सिनेमा का उपभोग रियल टाइम में, अच्छे सिनेमा का उपभोग बढ़ा है? गंभीरता से सोचिए आप। विज्ञापन कंपनियों के आने के बाद में पूरा का पूरा मीडिया एक सिरे से किसकी पॉकेट में चला गया? बहुराष्ट्रीय मीडिया कंपनियों की पॉकेट में चला गया। हम लोग सब परेशान हैं अभी। किस चीज से परेशान है? मीडिया वाले हमारी नहीं सुनते। नहीं, वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी। आप लाख कहिए, मैं बहुत देखता हूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता, मुझे मालूम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंधे के आगे रोए अपने निर्णय कोई वाला मामला है। जब आपने पहली बार विज्ञापन कंपनियों में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी, तो आपने हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ में समझौता शुरू किया।
हिंदुस्तान की संप्रभु संस्कृति के साथ में समझौता शुरू किया, हिंदुस्तान की स्वतंत्र चेतना के साथ में समझौता शुरू किया, और आज उसका परिणाम क्लाइमैक्स पर है। और जाहिर है कि उसके बाद में अंबानी को भी लगा कि नहीं, मीडिया में पैसा लगाना चाहिए। अंबानी पहले भी था, टाटा पहले भी था, और भी लोग थे पहले, लेकिन वो मीडिया में पैसा नहीं लगाते थे कभी। आपने कभी सोचा कि अंबानी ने आज से 15 साल पहले सिनेमा में पैसा क्यों नहीं लगाया? पैसे तो थे उनके पास, किसी ने रोका था क्या फिल्म में पैसा लगाने से? नहीं। हमारे यहां जो इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद पहली बार लोगों को लगा कि दिमागी नियंत्रण में सबसे केंद्रीय भूमिका अब रहेगी तो किसकी रहेगी? टेलीविजन की। तो धीरे धीरे ही सही, अब हिंदुस्तान के पूंजीपतियों का पैसा लग चुका है। तो जब पैसा लग चुका है, यूरोप में और अमेरिका में थोड़ा सा उल्टा है। अमेरिका में उल्टा इसलिए है, हिंदुस्तान में अमेरिका से उल्टा थोड़ा सा इसलिए है, अमेरिका में जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वे बड़े मीडिया घराने की मालिक हैं। वहां पहले हथियार की कंपनी आई और फिर मीडिया आया, या पैरेलल आए, लेकिन हथियार का काम पहले था। हिंदुस्तान में हुआ यह कि यहां दूसरे काम कर रहे थे, अब मीडिया में आए, मीडिया काम करने लगे। अब जो मीडिया के चैनल जिन्होंने खरीदे, अब वे हथियार बनाने की कंपनियां उन्होंने खोल ली हैं। अब जाहिर है कि हथियार बनाने की कंपनियां खोल ली हैं तो हिंदुस्तान में अब भजन और कीर्तन तो नहीं होंगे। ये हथियार बनाने की कंपनियों के हथियार कहीं तो बिकेंगे। या तो आपके पास इतनी ताकत हो जैसे कि अमेरिका में है, क्या आप अमेरिका के बाहर 700 जगह अपने सैनिक अड्डे खोल दें और जगह जगह जाके अपने सैन्य हस्तक्षेप करें और हथियारों की सप्लाई दें, दुनिया को अस्थिर करके रखें। तो भारत की इतनी औकात तो है नहीं। तो यहां की जो हथियार बनाने वाली कंपनियां, जिनमें कि हिंदुस्तान के कैपिटलिस्टों का, कारपोरेट घरानों का पैसा बड़े पैमाने पर लगना शुरू हुआ है, और यह संयोग से अभी शुरू हुआ है। इसके रिजल्ट तो अच्छे आएंगे, आप चिंता मत करिए। जंग अभी बाकी है। कायदे से होना यह चाहिए था कि जिन कंपनियों के पास में मीडिया घराने हैं, उन लोगों को कोई भी ठेका या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हथियार बनाने वाली कंपनी का नहीं दिया जाता। अब स्थिति है कि जो कंपनी हथियार बनाएगी वही कंपनी टेलीविजन भी चलाएगी, वही कंपनी तेल भी बेचेगी, और वही कंपनी अब सरकार भी चलाएगी। गवर्नमेंट ने यह बात रेखांकित की कि नया जो फिनोमिना है वो यह है कि मीडिया और सैन्य उद्योग का एकीकरण, कॉर्पोरेट घराने और मीडिया घराने का एकीकरण। और जब कॉर्पोरेट घराने मीडिया में दाखिल होंगे तो कॉर्पोरेट घराने का लक्ष्य कौन सा होगा? कॉर्पोरेट घराने का लक्ष्य होगा कि किसी भी तरह से कॉर्पोरेट घराने के मुनाफे को क्षति न पहुंचे। मीडिया की भूमिका किससे तय होगी? मीडिया की भूमिका इससे तय होगी कि कॉर्पोरेट घराने के मुनाफे को क्षति न पहुंचे। पत्रकारिता के हित, जनता के हित, कॉर्पोरेट घराने के मुनाफे के हितों के सबऑर्डिनेट बना दिए गए, उसके मातहत कर दिए गए हैं। इसलिए अब आप ये भूल जाइए कि अब पत्रकारिता में या मीडिया में मोदी नहीं आते तो ये फिनोमेना आता, तब भी आता, तब भी आता, क्योंकि उसका जो फ्लो, आपने जो धारा, जो उसकी रास्ता आपने तय कर दिया था नव्य उदार आर्थिक उदारीकरण के जरिए, उस नव्य उदार आर्थिकरण ने जो रास्ता तय कर दिया था वो रास्ता सीधे वहीं जाता है जहां आप पहुंचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि नरेंद्र मोदी ने उसे बहुत नेकेटली किया है, बहुत ही बर्बर ढंग से किया है। सो नई अब
पहले क्या था, कारखानेदार थे, अब वो कारखानेदार नहीं है खाली, अब वो मीडिया के मालिक भी हैं। अब वो मीडिया के ही मालिक नहीं है, वो हथियार के कारखाने के भी मालिक हैं। पहले वो लोग खाली चंदा देते थे, लेकिन जब से उन्होंने मीडिया खरीदना शुरू किया है, तब से अब उनकी रुचि इसमें बढ़ गई है कि मंत्री कौन बनेगा, किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, अब वो तय करते हैं। अब वो तय करते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किसको कितने ज्यादा पैसे दिए जाएं, किस पार्टी को जितने ज्यादा पैसे दिए जाएं, अब वो तय करते हैं। किसे जिताया जाए ये वो तय करते हैं, आप तय नहीं करते। आपको गलतफहमी है कि आप वोट देते हैं इसलिए सरकार बनती है। आप जरा इलेक्शन के प्रोसेस से कारपोरेट घराने को माइनस कर दीजिए, हम देखते कौन चुनाव जीत के आता है। आप खाली एक पाबंदी लगा दीजिए, कारपोरेट घराने चुनाव में दिलचस्पी नहीं लेंगे, और जो कारपोरेट घराने दिलचस्पी लेंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा। आप ये ऑर्डिनेंस निकाल दीजिए खाली, और फिर चुनाव कराइए। अब कारपोरेट घराने सिर्फ चंदा नहीं देते, वो तय करते हैं कि गृह मंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा। नीरा राडिया को इतनी जल्दी भूल गए हम लोग, उसका काम ही यही था। और आज अगर वो क्षितिज पर नहीं है तो कोई दूसरा आदमी क्षितिज पर है। क्योंकि अमेरिका में ये मीडिया घराने, ये कारपोरेट घराने, ये हथियार बनाने वाली कंपनियों के मालिक, ये खाली मुनाफा नहीं कमाते, इन्हें सरकार को भी कमाना होता है, सरकार भी बनानी होती है। सरकार इनकी कमाई का हिस्सा है। अगर सरकार इनकी बनाई हुई नहीं होगी तो फिर इनकी कमाई और मुनाफे नहीं होंगे। डेविड हरमन ने और नोम चॉम्स्की ने इस बात को बहुत ही डिटेल्स में, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में डिटेल्स में इसको रेखांकित किया। दूसरी एक चीज और रेखांकित की जो बहुत महत्वपूर्ण थी, वो ये कि मीडिया किस पर निर्भर है। आप रिपोर्ट उठाइए, अब तक की सारी रिपोर्ट्स उठाइए, आप जिस साल की इच्छा हो रिपोर्ट उठाइए। आप सबसे अधिक विज्ञापन कौन देता है? सबसे अधिक विज्ञापन देती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और उसमें भी कॉस्मेटिक्स कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां देसी कंपनियों के मुकाबले अभी भी सबसे ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च करती हैं। तो जाहिर है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे अधिक खर्च करेंगी और विज्ञापन के बिना मीडियम चलेगा नहीं, तो कौन सी चीज महत्वपूर्ण होगी? प्रोडक्ट की कैंपेनिंग महत्वपूर्ण होगी या विचार की या लोकतंत्र की कैंपेनिंग महत्वपूर्ण होगी? जब विज्ञापन प्राणाधार बन जाए मीडिया का, जो कि आज है, तो आप तय मानिए कि मीडिया का काम यह नहीं है कि वो लोकतंत्र की रक्षा करे, उसका काम यह है कि वो प्रोडक्ट का प्रचार करे और उसकी रक्षा करे। मीडिया के लिए प्रधानमंत्री भी एक प्रोडक्ट है, और उन्होंने प्रोडक्ट की तरह ही उसकी मार्केटिंग की है। जैसे कि उन्होंने पॉपकॉर्न की, कोका कोला की, उसी तरह उन्होंने पीएम की भी की है। पीएम उनके लिए एक प्रोडक्ट है, बीजेपी उनके लिए एक प्रोडक्ट है। और जब आप विज्ञापन करेंगे और विज्ञापन में दाखिल होंगे और विज्ञापन कल्चर आपके मीडिया के कंटेंट को निर्धारित करेगी, तो विज्ञापन की धुरी क्या है? विज्ञापन बनता किससे है? आपने कभी ध्यान दिया कि विज्ञापन किससे बनता है? विज्ञापन की स्क्रिप्ट का आधार क्या है? बिना झूठ के विज्ञापन, अगर आप झूठ नहीं बना सकते तो आप विज्ञापन बेच नहीं सकते, आप कमोडिटी या कोई प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। आप दावा करके देखिए, आप दावा करके देखिए, आप जो लिखा हुआ है रैपर पर उसे पढ़ के देखिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्योंकि आप कभी जो लिखा रहता है उसे पढ़ते ही नहीं है, आप सीधे जाते हैं, वस्तु खरीदते हैं,
और सीधे घर आते हैं। सो विज्ञापन ने आपकी झूठ की खपत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अब आपको कौन सी चीज अच्छे लगने लगी? आपको ब्रांड अच्छे लगने लगा। आप उसका कंटेंट नहीं देखते, आप सिर्फ ब्रांड देखते, नाम देखते, नाम ही काफी है। सो मोदी जी का भी नाम ही काफी है, नाम से ही सारे, उनके तो नाम से चिराग जल रहे हैं। ये बात दूसरे के तेल ना हो भले ही। तो कौन सी मानसिकता ने जन्म लिया? एक ऐसी मानसिकता ने जन्म लिया जिसमें कि वास्तविकता को जानना, सच को जानना जरूरी नहीं है, और ये मल्टीप्लाई की, ये कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। झूठ को खाने की, झूठ को हजम करने की, झूठ को एंजॉय करने की मानसिकता कई गुना ज्यादा बढ़ गई। विज्ञापन के आने के बाद में, और विज्ञापन का इतना बड़ा नेटवर्क और खपत बढ़ने के बाद में, क्योंकि टेलीविजन जब आया, जो खासतौर पर जो निजी चैनल्स के प्रसार हुआ, तो उसने विज्ञापन की खपत कई गुना ज्यादा बढ़ा दी। सो विज्ञापन में दूसरी कैजुअलिटी किसकी है? मॉरलिटी की, नैतिकता की। विज्ञापन तैयार करते समय नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कोई मायने नहीं रखता। हम सब जानते हैं कि किसी भी क्रीम को लगाने से आदमी गोरा नहीं होता, किसी भी साबुन के नहाने से आदमी गोरा नहीं होता, लेकिन प्रचार जारी है। हमारे यहां किसी भी अदालत ने नहीं कहा कि आप ये मत करिए, किसी ने पाबंदी नहीं लगाई कि आप ये गोरा बनाने की जो आप कॉस्मेटिक्स बिक्री कर रहे हैं इसे मत बेचिए। तो कॉस्मेटिक्स से कोई आदमी गोरा नहीं बनता, लेकिन प्रचार चल रहा है। और प्रचार की जो कला है, विज्ञापन की कला है, ये बहुत ही धीमा जहर है जो कि हमारे दिमाग में जाता है। ये उग्र जहर नहीं है, ये धीमा जहर है, स्लो पॉइजन है। इसने हमें हमारी नई हैबिट को निर्मित किया है। हमने सच को जानना बंद कर दिया। गलत कहा जा रहा है, हम उसे सही मान रहे हैं। मसलन आप किसी साबुन से हाथ धोते हैं, तो हाथ धोने से आपके हाथ में सफाई होगी, स्वच्छता आएगी, लेकिन उससे बैक्टीरिया नहीं जाएगा। लेकिन साबुन ये दावा करती है कि आप इस साबुन का इस्तेमाल कीजिए, इससे बैक्टीरिया गायब हो जाएगा। साबुन में जो चीज इस्तेमाल की गई है उसमें बैक्टीरिया मारने की क्षमता नहीं है। सो विज्ञापन जब आया तो विज्ञापन ने एक नई ऊंचाई पर झूठ को और अनैतिकता को स्थापित किया। अब उससे कंपटीशन करते हुए पॉलिटिक्स चल रही है। उस घटना के स्रोत को जानने की कोशिश, जब आप घटनास्थल पर जाते थे और स्रोत को आप जोड़ने की कोशिश करते थे, क्योंकि लेकिन अब मीडिया जो काम कर रहा है वो बहुत ही भयानक काम है। अब ज्यादातर समय मीडिया घटनास्थल पर होता ही नहीं है। अगर कहीं घटना घटी तो ऑफिस से सीधे फोन करते हैं थाने कि साहब बता दीजिए, दिन भर की प्रमुख घटनाएं बता दीजिए, कुछ बता दीजिए, हमें लिखना है। या किसी से सुनी सुनाई बात लिख दी। घटना के स्रोत तक जाना, तथ्य संकलन करना, उसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना, यह अब बहुत ही गई गुजरे जमाने की चीज हो गई है। अब ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। हिंदुस्तान का एक बहुत ही शानदार मीडिया इस अनैतिकता का, इंडियन एक्सप्रेस, जो क्लासिक अखबार माना जाता है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा अखबार है। आप याद कीजिए, जब एक वेबसाइट ने जज लोया की हत्या के बारे में डिटेल्स जारी किए कि जज लोया की हत्या कैसे हुई, आप सोच सकते हैं
24 घंटे नहीं लगे उस अखबार को, उसने एक साथ 6 जजों के स्टेटमेंट फ्रंट पेज पर छाप दिए। इंडियन एक्सप्रेस के संपादक ने यह जरूरी नहीं समझा कि यह जज जो बोल रहे हैं यह प्रामाणिक बोल रहे हैं या अप्रामाणिक बोल रहे हैं। जब इंडियन एक्सप्रेस जैसा निष्पक्ष कहा जाने वाला अखबार, जिसके रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित होना हर पत्रकार अपने लिए गौरव की बात समझता है, वह जब यह भूल कर सकता है। पहले यह था जो कहा जा रहा है उसको तहकीकात करो कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अब यह मान लिया गया कि अब वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहे, और छापो इसे। हो सकता है कि उसमें सत्य वह न हो जो कारवां ने कहा है, हो सकता है कि सत्य वह हो जो उस वेबसाइट ने कहा है वह सत्य हो सकता है जो जज इंडियन एक्सप्रेस के लिए बयान दे रहे थे वे झूठ बोल रहे हो सकता है वे सच बोल रहे हो, लेकिन इसकी तहकीकात तो की जानी चाहिए थी, यह समय लिया जाना चाहिए था। लेकिन संपादक दबाव में था क्योंकि उसे विज्ञापन चाहिए। अब आपके कंटेंट को आपकी अक्ल, आपका पेशेवर रुख, आपकी ईमानदारी तय नहीं करती। आपके कंटेंट को कौन तय करता है? आपके कंटेंट को तय करता है जो विज्ञापन देता है। तो इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार से जब स्रोत को न जानने की गलती हो सकती है, तो बाकी अखबारों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता यहां, मैं सिर्फ जो चीज उन्होंने रखी है डेविड हरमैन और नोम चॉम्स्की ने, मैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि अब स्रोत के प्रति एक बेखबरी, उपेक्षा का भाव, उसे न जानने की दृष्टि, यह बड़े पैमाने पर विकसित हुई है और इसने हमें फिर और ज्यादा झूठ से घेर दिया है। अब कौन सी चीज आ रही है? अब ज्यादातर वे चीजें आ रही हैं जो पहले कहीं लिखी जा चुकी हैं। मैं एक बहुत रवीश कुमार बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और दूसरे लोग भी बहुत पत्रकार जो हैं बहुत ईमानदार और अच्छे लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिन पत्रकारों पर आप फिदा हैं टेलीविजन के, उनमें से किसी पत्रकार ने कोई बड़ा आज तक घोटाला या रहस्योद्घाटन किया है? क्या प्रणव राय ने कभी कोई रहस्योद्घाटन किया? क्या पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कोई बड़ा रहस्योद्घाटन किया? इतने स्कैंडल हुए, इतनी बेईमानियां हुई, इतनी धोखाधड़ियां हुई, इतने चीजें आई, कौन सी चीज मीडिया पेश कर रहा है जो पहले कही गई है, जो कहीं लिखी गई है? मीडिया के पास में अपनी कोई मौलिक खोजी टीम नहीं है जो खोज के लाए, ऐसी चीज लाए जो पहले कहीं नहीं कही गई है। अभी भी कुछ जो खोजी चीजें आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं? वो वेबसाइट में आ रही हैं। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि आप उस पूरी चीज को और अच्छे से समझ सकें। बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे तो वे मोनिका लेविंस्की के साथ में उन्होंने दुराचरण किया, दुर्व्यवहार किया। वो उनके ऑफिस में काम करती थी। मोनिका लेविंस्की ने अमेरिका के सभी बड़े मीडिया के संपादकों को अप्रोच किया कि मेरे साथ राष्ट्रपति ने दुर्व्यवहार किया है, प्लीज मेरी आप बीती छापिए। अमेरिका के किसी भी अखबार ने उसकी खबर नहीं छापी। अंत में मोनिका लेविंस्की ने दुखी होकर और कोई उपाय न देख के अपनी आप बीती इंटरनेट पर डाल दी। और जब मोनिका लेविंस्की ने इंटरनेट पर अपनी आप बीती डालना शुरू की तो उसके बाद टनों कागज अखबारों ने खर्च किया उसके ऊपर।
कितना नहीं लिखा गया उसके ऊपर। दो दो बार सीनेट में आके बिल क्लिंटन ने माफी मांगी। लेकिन मोनिका लेविंस्की जिस समय गई थी उस समय कोई भी अखबार उसकी खबर को छापने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे सब लोग राष्ट्रपति से डरते थे। वे जानते थे कि राष्ट्रपति पर हाथ डालने का मतलब यह है कि पूरी की पूरी हथियार और गैर हथियार बनाने वाली वहां तो राष्ट्रपति जो होता है वो सीधे से इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारे यहां भी होने लगा ये। तो 3 अखबार हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनको कि केंद्र सरकार ने विज्ञापन बंद कर दिए हैं। हिंदू, टेलीग्राफ और इंडियन एक्सप्रेस। अब उनके पास में केंद्र सरकार के वर्गीकृत विज्ञापन नहीं जाते। इधर शुरू हो गए हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन काफी समय से बंद है उनके अखबार के विज्ञापन। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर यह था कि उन्होंने राफेल डील के बारे में खुलासे किए और दूसरे ऐसी चीजों के बारे में खुलासे किए जो पहले यहां किसी ने नहीं किए। तो अखबारों का कंटेंट कहां से तय हो रहा है? अगर अखबार विज्ञापन चाहता है तो वह राफेल के बारे में न छापे, और अगर राफेल के बारे में छापता है तो उसे विज्ञापन नहीं मिलेंगे। अब कंटेंट तय करने वाली शक्ति कौन है? विज्ञापन। जो दिमागी गुलामी का एक दूसरा क्षेत्र और खुला, जिसकी कि मैंने आपसे चर्चा की कि नब्बे उदारीकरण के बाद किस तरह से विज्ञापन कंपनियों का स्वामित्व गया, विज्ञापन कंपनियां डिक्टेट करने लगी। अब विज्ञापन कंपनियां ही बताती हैं कि फ्रंट पेज पर कितना छपे, अंदर कितना छपे, खबर कितने शब्दों की हो, संपादकीय कितने शब्दों का हो, संपादकीय पेज पर कितने शब्दों में लेख लिखे जाएं, वगैरह वगैरह। नया जो फिनोमेना है विज्ञापन कंपनियों की दबाव की वजह से, अब यह कि जो चीज पहले कहीं छप चुकी है अब उसे ही खाली अखबार पेश करता है, ओरिजिनल पेश नहीं करता। ओरिजिनल पेश करने का मतलब है अपने पेट पर लात मारना। एक अन्य चीज, मीडिया में एक बड़ी चीज आ गई है जो कि जिसे हम लोग कहते हैं ध्यान हटाने वाली चीज। कि जो व्यक्ति नापसंद है, जो विचार नापसंद है, पहले तो कोशिश करो वो क्षितिज पर ही ना आए, उसे कवरेज ही ना मिले, और अगर किसी वजह से आता भी है तो फिर कोशिश करो कि उसे खूब बदनाम करो, खूब चरित्र हनन करो, उसका एकदम बेलगाम चरित्र हनन करो, उससे जुड़े हुए जो स्रोत हैं उनको खूब प्रदूषित करो। हमारे यहां ये जो आरटीआई के एक्टिविस्ट होते थे ना, विसिल ब्लोअर, उनकी दुर्दशा देखी है ना आपने। अनेक लोग मर गए, सच खोजने गए थे, खाली आरटीआई से ही सच जानने की कोशिश की थी, अनेक लोग मारे जा चुके हैं। व्यापम कांड के उद्घाटन में लगे हुए अनेक लोग मर गए। जो ईमानदार पत्रकार हैं उनकी नौकरी चली गई। जो नई चुनौती है वो क्या है कि पहले तो कोशिश करो कि जो व्यक्ति नापसंद हो वो क्षितिज पर ना आए, अगर वो किसी वजह से आ गया तो कोशिश करो उसे बदनाम करो, और वैसे भी अगर ना हटे तो एलिमिनेट कर दो, हत्या करो। और इससे किसकी रक्षा होगी? उन्हीं लोगों की रक्षा होगी जो ताकतवर हैं। तो ताकतवर जो लोग हैं वे ये नहीं चाहते कि सच अखबार में आए, और किसी वजह से आ गया। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, नाम नहीं लूंगा मैं। एक हमारे दोस्त थे, वो हिंदुस्तान टाइम्स के जयपुर एडिशन के संपादक बनाए गए।
बड़े मेहनती और बहुत ही परिश्रमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत बढ़िया लड़का, इतना शानदार लड़का कि मैं आपसे क्या कहूं उसको। और जब वो हिंदुस्तान टाइम्स के में उन्होंने एक छोटी सी खबर बिल्डरों के खिलाफ में छाप दी, बिल्डरों ने शिकायत कर दी। खबर जो छापी थी सही थी, सच थी कि बिल्डर कैसे परेशान कर रहे हैं, लूटमाट मचाए हुए हैं राजस्थान में, और वो खबर सच थी। बाकायदा हिंदुस्तान टाइम्स की मालिकिन ने बुलाया और कहा उससे कि तुमने एक खबर क्यों छापी, तो उसने कहा सच थी। तो बोले तुम्हारी इस खबर किस सच को हम ओढ़े या बिछाएं, हमें साल में बिल्डरों से 12-15 करोड़ रुपए के विज्ञापन मिलते हैं, अब वो विज्ञापन नहीं मिलेंगे। और ये लो अपना ट्रांसफर लेटर और तुम दिल्ली आओ। इतनी सी खबर छापी थी, इतनी सी खबर छापी थी हिंदुस्तान टाइम्स में। मैं एक नहीं 10 उदाहरण दे सकता हूं ऐसे। दिल्ली में लाए हिंदुस्तान टाइम्स के, उन्होंने सप्लीमेंट के सेक्शन में डाल दिया उसे, जो एडिटर था उनका उस समय, जो चीफ का सबसे अच्छा जर्नलिस्ट था, लेकिन वो अपने मातहत की रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि विज्ञापन प्रमुख है। और अंत में उस पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया गया। कॉर्पोरेट घराने में सत्य का प्रवेश निषेध है, वहां सत्य नहीं जा सकता, वहां कोई भी चीज घुस सकती, सत्य नहीं घुस सकता। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, जो कि बहुत मजेदार चीज है, ये जो विचारों के नियंत्रण की दुनिया में ये सहमति का मॉडल, सब सहमत हैं कि सो एंड सो बहुत अच्छा है, बिना सोचे, बिना तय किए, बिना विश्लेषण किए, बिना उसके डिटेल्स जाने, तथ्यों की मीमांसा किए, सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सही काम हो रहा है। ये जो इतने सहमत लोग पैदा हो गए बिना तथ्य को जाने, अगर सब इतना ही अच्छा काम हो रहा था और सब चीज ठीक ही थी, तो बैंकें क्यों डूब गई? नहीं, इस पे बात मत करो, ये तो पुरानी सरकार के काम है। अगर आप उनसे पलट के पूछेंगे कि नई सरकार आई है तो वह नई सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं दे रही नए, तो कहेंगे नहीं, समय बहुत खराब चल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते। कन्विंस है वो। हमने एक ऐसा वर्ग तैयार किया है मीडिया में, मीडिया भी कन्विंस है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, पाठक भी कन्विंस है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। मीडिया को भी परेशानी नहीं है, मीडिया को इससे भी परेशानी नहीं है कि बाजार बंद हो चुका है, मीडिया को इससे भी परेशानी नहीं है उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, मीडिया को इससे परेशानी नहीं है 3 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई लॉकडाउन के बाद, और तकरीबन 5 करोड़ की नौकरी चली गई थी नोटबंदी के बाद, लेकिन मीडिया को कोई परेशानी नहीं है, वो सहमत है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। डेविड हरमैन ने और चॉम्स्की ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि उन्होंने कहा कि ये जो बिना जाने जो सहमति है, ये सहमति बहुत ही खतरनाक है, और ये सहमति इसलिए क्योंकि इन्होंने एक साझा लक्ष्य अपना बना लिया है, इन्होंने एक अपना साझा लक्ष्य बना लिया है। साझा लक्ष्य क्या है इनका? इनका साझा लक्ष्य एक है, केंद्र सरकार की किसी भी कॉस्ट पर रक्षा करो, केंद्र सरकार की कोई आलोचना न लिखो, न सुनो, न बोलो। और जब साझा लक्ष्य होगा और साझे लक्ष्य पर लोग एक मत होंगे, तो एक साझा खलनायक भी होना जरूरी है। हर देश में जहां साझा लक्ष्य तय किया गया, वहां साझा खलनायक भी तय किया गया,
और जब साझा खलनायक तय कर दिया गया तो जाहिर है कि साझा खलनायक बिना भय के निर्मित नहीं होता। अब साझा खलनायक कौन है? साझा खलनायक सिर्फ दो हैं। साझा खलनायक है पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान, और इनसे डरना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। बिना भय पैदा किए आप खलनायक के प्रति घृणा पैदा नहीं करते। तो साझा लक्ष्य भी है और साझा खलनायक भी है, और खलनायक के प्रति नफरत पैदा करने के लिए जरूरी है कि भय पैदा किया जाए। लोगों के जहन में यह बात उतारी जाए कभी भी कहीं पर भी आतंकी हमला हो सकता है। लोगों के मन में यह बात उतारी जाए कि देश को खतरा किन से है। ये जो साझा शत्रु और साझा खलनायक वाली जो धारणा है, ये भारतीय धारणा नहीं है, यह भी अमेरिका के माध्यमों से ली गई धारणा है। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, मैंने एक बार संक्षेप में ही कहा था कि पूरा पूरा ब्लूप्रिंट वह है जो अमेरिका में तैयार किया गया और अमेरिका जिसे फॉलो करता है, उस ब्लूप्रिंट को पूरा का पूरा यहां लागू किया जा रहा है। मानव सभ्यता के साझे शत्रु के तौर पर 9/11 की घटना के बाद में सारी दुनिया में दो ही चीजों का प्रचार किया गया, आतंकवाद और मुसलमान। ये दोनों खलनायक हैं और शत्रु हैं पूरी मानव सभ्यता के। लेकिन सारी दुनिया में जब यह पैटर्न विकसित हुआ साझा शत्रु का, तो इसमें एक नई चीज थी। ये मुसलमान और ये खलनायक तो इधर आए हैं। इसमें पहला खलनायक कौन सा था जो कोल्ड वॉर ने दिया था हमें, जिससे हम सब लोग नफरत करना सीखते थे। साम्यवाद से घृणा करो, कम्युनिस्टों से नफरत करो। तो साझा शत्रु कौन था? सबसे पहले किसको साझा शत्रु बनाया गया सारी दुनिया में कोल्ड वॉर में? साम्यवाद और कम्युनिस्टों को। और 2014 के बाद किसे शत्रु बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और कन्हैया कुमार को। हिंदुस्तान के सबसे बड़े शत्रु कौन है? जेएनयू वाले और कन्हैया कुमार और ये वामपंथी लोग। हर आदमी कन्विंस है कि ये लोग देश के दुश्मन हैं। ये उस दिमागी नियंत्रण से चलने वाले उस मीडिया मॉडल की ब्यूटी है कि आपके जेहन में एक खलनायक उतार दिया गया और कन्हैया कुमार खलनायक है। उस पर 10 बार हमले हो चुके, प्राणघातक। एक साधारण सा लड़का है, वो बेरोजगार लड़का है, उसके पास नौकरी नहीं है, वो अभी पढ़ के निकला है। उसके जैसे सैकड़ों छात्र नेता हैं हिंदुस्तान में, लेकिन उसका अपराध सिर्फ इतना है कि वो एक कम्युनिस्ट है। जेएनयू का अपराध इतना है कि वहां वामपंथी लोग इलेक्शन जीतते हैं। जेएनयू भी अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह होता जहां वामपंथी लोग दूर दूर तक नजर नहीं आते, तो जेएनयू एनिमी नहीं होता। जेएनयू को एनिमी बनाया गया इसलिए क्योंकि आपको पहला पाठ पढ़ाया गया था साझा शत्रु के साथ में साझा खलनायक का। साझा लक्ष्य, साझा खलनायक कौन सा होगा, साझा शत्रु कौन सा होगा? वो जेएनयू होगा। जेएनयू के शिक्षक होंगे, जेएनयू के छात्र होंगे। कन्हैया कुमार उनका एक प्रतीक मात्र है, प्रतिनिधि मात्र है। दूसरे साझा शत्रु कौन है हमारे, जो इस बीच में पैदा हुए हैं? आतंकवादी तो हैं ही। इमिग्रेंट लोग, घुसपैठिए जो देश में घुसकर आ गए हैं, उनको चुन चुन के बाहर निकालना होगा। सारा देश कन्विंस है कि देश घुसपैठियों से भरा हुआ है। सारे देश में घुसपैठियों के नाम पर लगातार नफरत बोई गई है और भरी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यही तो किया आने के बाद। उसने इमिग्रेंट के बारे में घृणा का प्रचार किया और इमिग्रेंट के खिलाफ में उसने सीधे सीधे वही हस्तक्षेप किया
जो हस्तक्षेप हमारी सरकार ने किया। मैंने एक बार लिखा भी था इस पर। साझा एनिमी कौन हुआ? कम्युनिस्ट और वामपंथी, आतंकवादी और इमिग्रेंट लोग, जो घुसपैठी हैं, जो शरणार्थी हैं, जो हिंदुस्तान आए हैं। चुन चुन के इनके खिलाफ में लिखो और लड़ो और इनको खदेड़ के बिल्कुल जमीन में गाड़ दो। इनके प्रति इतनी नफरत भरो लोगों के दिमाग में कि लोग इनको देखकर गुस्सा करें और थूकें। आज स्थिति है, जो दो दोस्त थे वे अब दोस्त नहीं रहे, उनके बीच में दोस्ती टूट गई इस बिना पर ही। दिमागी नियंत्रण के जरिए जो चीज रिसीव की गई, पलट के सोचा ही नहीं गया कि जो हमें बताया जा रहा है वो सही है या गलत है। तथ्य क्या कहते हैं, सत्य क्या कहता है। हम कन्विंस है कि हमारे साझा शत्रु कौन है? कम्युनिस्ट हमारे साझा शत्रु हैं। लगातार फेसबुक पर, लगातार पिछले 6 साल से लगातार मैं देख रहा हूं कि वामपंथियों के खिलाफ में अहरनिश जहर उगला जा रहा है। कौन लोग उगल रहे हैं? जो लोग साम्यवाद का एबीसीडी नहीं जानते, जिन्होंने कभी मजदूरों किसानों के संघर्षों में हिस्सा नहीं लिया, उनके दुख दर्द में कभी शामिल नहीं हुए। वे लोग माइग्रेंट्स के बारे में लिख रहे हैं, वे लोग शरणार्थियों के बारे में लिख रहे हैं जिन्होंने शरणार्थियों की समस्या को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, सच्चाई नहीं जानने की कोशिश की। और वे बार बार कह रहे हैं कि देश भरा हुआ है घुसपैठियों से, हम इन सबको निकाल के छोड़ेंगे, दम लेंगे तभी। इन 3 तरह के लोगों के जरिए जनता की राय को नियंत्रित किया जाता है। डेविड हरमैन और चॉम्स्की कहते हैं कि एक खास तरह की ओपिनियन बनाई जाती है और एक खास तरह के अभियान के जरिए लोगों का सफाया कर दिया जाता है, उन्हें ठिकाने लगा दिया जाता है, उनको एक हाशिए पर डाल दिया जाता है जो इनके पक्ष में बोलते हैं। इनके खिलाफ में लोगों के मन में गहरी घृणा कैसे जाए, मेरे पास कोई इसका समाधान नहीं है। मेरे पास इसका भी कोई समाधान नहीं है कि सत्ता इतना भयभीत क्यों कर रही है। किसी से खतरा नहीं है, किसी ने हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला नहीं किया, फिर भी हम भयभीत हैं क्योंकि भय लगातार हमारी धमनियों में उतारा गया है। और भय जितना बढ़ेगा, सत्ता के प्रति हमारी गुलामी उतनी ही बढ़ेगी। मेरे पास सिर्फ एक ही समाधान है, हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई खलनायक नहीं है। लोकतंत्र में विचारों का मतभेद तो है, लोकतंत्र में विचारधाराओं का मतभेद भी है, लेकिन लोकतंत्र में घृणा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र की धुरी है प्रेम और सिर्फ प्रेम। लोकतंत्र की धुरी है सत्य, लोकतंत्र की धुरी घृणा नहीं है और झूठ नहीं है। इसलिए अगर लोकतंत्र को बचाना है तो 2 चीजों से गांठ बांध के रखनी होगी, सत्य और प्रेम। चाहे जिस विचारधारा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी फेसबुक लाइव पर भी आ रहे हैं, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, रोज मोदी के पक्ष में लिखते हैं, मैं मोदी के खिलाफ लिखता हूं, लेकिन मेरा उनसे बहुत गहरा प्रेम है। हमें नफरत नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से। हमें जो खबर पढ़ रहे हैं, जो खबर सुन रहे हैं, जो खबर देख रहे हैं, उस पर संदेह करना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक अन्य स्रोत से उसकी पुष्टि न हो, हम विश्वास न करें। और आखिरी चीज, आप सिर्फ अपनी वस्तुओं से प्यार कीजिए, आप सिर्फ अपने से प्यार कीजिए।
आप अगर अपने से प्यार करने लगेंगे तो आप इस देश को भी प्यार करने लगेंगे। मुसीबत यह हो गई कि अब हमसे कहा जा रहा है व्यक्ति नहीं राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र से प्यार करो। मैं थोड़ा सा उल्टा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तुम अपने से प्यार करो। जो व्यक्ति अपने से प्यार नहीं कर सकता वह राष्ट्र से भी प्यार नहीं कर सकता। हमने कूट कूट के व्यक्ति के मन में अपनी चीजों के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने संस्कार, अपनी भाषा आदत, अपने साहित्य के प्रति गहरी नफरत बोई है। हम अपनी भाषा पसंद नहीं करते, हमें दूसरे की भाषा अच्छी लगती है। हम अपनी संस्कृति पसंद नहीं करते, हमें दूसरे की संस्कृति अच्छी लगती है। हमें अपना स्थान अच्छा नहीं लगता, हमें दूसरे का स्थान बाहर अच्छा लगता है। हमें विदेश अच्छा लगता है। अपना देश तब अच्छा लगता है, अपने देश से आप तब प्यार करते हैं जब आप स्वयं से प्यार करते हैं। स्वयं से जब प्यार करने लगते हैं तो अदर्स से भी प्यार करने लगते हैं। जो वंचित हैं, गरीब हैं, उनसे भी प्यार करने लगेंगे आप। अभी उनसे जो नफरत करते हैं उसका एक बड़ा कारण है आप स्वयं से नफरत करते हैं। आपको स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है। जो दिमागी गुलामी के इस तंत्र को तोड़ने के लिए बेहद जरूरी है कि आप स्वयं से प्यार करें। और जब आप स्वयं से प्यार करेंगे तो आप अन्य से भी प्यार करेंगे। और यही वह जगह है जहां से आप इस जो एकदम हमारे ऊपर दबाव है दिमागी गुलामी का, इस दबाव से निकलने का रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।